हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है इसमें मैं सिर्फ दो टॉपिक को लिया हूँ, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करूँगा। और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और एडवांस तक ले जाने वाला हूँ इसमें, और इसके सारे कॉन्सेप्ट को अपने लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन जेई मेंस का हो, चाहे नीट का हो या 12th बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, और साथ में अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, या आपका चॉइस है। ठीक है, तो चलो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखो, इस जो चैप्टर है ये बहुत आसान चैप्टर है, समझे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनोगे ना तो इसके कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इधर से आपका क्वेश्चन चाहे नीट में आए चाहे जेई मेंस में आए, जेई मेंस में तो डेफिनेटली ही एक क्वेश्चन तो इस पार्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिलता ही है, तो आप आसानी से बना लोगे, समझे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखो ये मैक्सवेल इक्वेशंस है क्या। तो देखो मैक्सवेल इक्वेशन जो है यह ना सेट्स ऑफ 4 इक्वेशंस है, यानी 4 इक्वेशन जो हैं उन 4 इक्वेशन को कंबाइन करके अपने लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन 4 इक्वेशंस को लिखता हूं जो कि मैक्सवेल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है इसमें टोटल 4 इक्वेशंस आते हैं। तो पहला जो इक्वेशंस आएगा वो मेरा इक्वेशन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो वो गॉस लॉ से आएगा, जो कि क्या होता है, वो होता है मेरा यहाँ पे देखो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, ई डॉट डी एस इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इक्वेशंस है, जो कि आप ऑलरेडी इस इक्वेशन को जानते हो, जो कि गॉस लॉ का ये इक्वेशन है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो जो गॉस लॉ का से जो इक्वेशंस आता है वही पहला इक्वेशंस को ही अपने लोग मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, और ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशंस है। तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशंस क्या हुआ कि ये होगा मेरा सरफेस इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल। तो क्या होगा, ये मेरा होगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो होगा क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कहाँ से आया है, तो ये जो मेरा इक्वेशंस आया है ये आया है मेरा कहाँ से बताओ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अभी आपके माइंड में एक चीज़ डाउट हो रहा होगा कि ऑलरेडी ये जो इक्वेशंस है ये गॉस लॉ से आया है, तो फिर इसको मैक्सवेल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जो आज के टाइम में अपने लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को सेंड करते हैं तो वो हम लोग वायरलेस सेंड करते हैं, और इक्वेशंस जो ये मैक्सवेल इक्वेशंस है यह इसी का आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन का आइडिया देता है। आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, समझे। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ये इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को रिलेट करता है, समझे। इसीलिए इसको अपने लोग मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेसिकली कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस में 4 इक्वेशंस बनेंगे, तो उसमें से अपने लोग कुछ इक्वेशंस को इलेक्ट्रोस्टैट से उठाएंगे और कुछ इक्वेशंस को अपने लोग कहाँ से उठाएंगे बताओ, मैग्नेटिज्म से उठाएंगे, और उसको कंबाइन कर देंगे तो मेरा मैक्सवेल इक्वेशंस आएगा। साथ में साथ जो भी इक्वेशंस आएंगे उसमें से कुछ इक्वेशंस को अपने लोग मॉडिफाइड करेंगे, और मॉडिफाइड करने से हमारा एक नया तरह का रिजल्टेंट कुछ वह रिप्रेजेंट करेगा, उसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस होगा, जो कि ईएम वेव को रिप्रेजेंट करता है। इस समय आगे बढ़ता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, समझे। तो जो पहला इक्वेशंस है मैक्सवेल का वो यही है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इसको और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, टोटल चार्ज एनक्लोज बाई डेट सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये मेरा पहला मैक्सवेल का इक्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा चलो, दूसरा इक्वेशन मैक्सवेल्स का क्या होगा, तो दूसरा जो इक्वेशन होगा वो होगा मेरा, देखो यहाँ पे एस फॉर सरफेस इंटीग्रल, मतलब एक सरफेस पे अपने लोग इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे क्या होगा बताओ,
B.ds इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा ए जीरो। तो ये मेरा क्या है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा क्या होगा जीरो होगा। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा या एनक्लोज होगा वो मेरा कितना होने वाला है, जीरो होगा। समझे? तो यही मेरा मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है। और ये मेरा कहाँ से आया है, तो ये मेरा आया है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा बताओ, ये होगा मेरा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। समझे? तो आपके एग्जाम में ना ये पूछता है, इक्वेशन 4 इक्वेशन दे दिया रहेगा और उसमें से आपको बोलेगा मैचिंग करने के लिए कि बताओ इसमें 4 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन कहाँ से आया है या क्या रिलेट कर रहा है या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? तो क्या होगा, इस इक्वेशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया। और ये इक्वेशन जो दूसरा है ये मेरा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। और ऑर्डर जो मैं लिख रहा हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस का, ये ऑर्डर भी सेम ही ऑर्डर आपको माइंड में रखना है। मतलब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। समझे? तो ऑप्शन में आपको ऐसा जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया है, अभी रिसेंट भी 23 में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैक्सवेल का इक्वेशन दे दिया था और आपको बोला था कि मिलाओ कि कौन सा इक्वेशंस कहाँ से आया है। समझे? तो ये दूसरा इक्वेशन आप समझ गए। तो ये मेरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, अगर आप इसको लिखना है तो लिख लेना। ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस इज क्या होगा, वो मेरा जीरो होगा। यही मेरा इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है। समझे? तो कभी कभी इसका सिग्निफिकेंस भी पूछ देता है कि बताओ ये जो मैक्सवेल का ये जो दूसरा इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वही जो मैंने अभी आपको बोला कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस क्या होगा, वो जीरो होगा। समझे? पहला तो ये बोलेंगे। दूसरा ये जो मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है एक बात और भी रिप्रेजेंट करता है कि आइसोलेटेड मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट में 2 पोल होता है और हम दोनों पोल को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट अलग नहीं कर सकते। जैसे भी एक मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो वो ईच पार्ट जो होगा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा बताओ, डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये भी मेरा रिप्रेजेंट करता है कि आइसोलेटेड मोनोपोल क्या होता है, वो डजंट एग्जिस्ट करता है। समझे? साथ में साथ ये मेरा आपका कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। समझे? क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशंस है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहला कि यह टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस जीरो होगा। दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और तीसरा रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। समझे? तो ये बात आपको माइंड में रखना। अच्छा चलो ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशंस क्या है, तो देखो मैक्सवेल का जो तीसरा इक्वेशंस है वो मेरा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करता है। वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमेशा ये जो इंटीग्रल होगा क्लोज होगा। और यहाँ पे मैं एल लेता हूँ, लाइन इंटीग्रल बोलो। लाइन इंटीग्रल बोले तो मतलब एक मैं लूप लूंगा और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लेंथ के लॉन्ग मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ। यहाँ पे एस मतलब सरफेस के क्रॉस, यहाँ पे सरफेस के क्रॉस मेरा इंटीग्रल है और इसमें मेरा लेंथ के क्रॉस है। समझे? तो ये मेरा क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है ई डॉट, यहाँ पे क्या होगा बताओ, डी एल वेक्टर। और ये मेरा यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये होगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अब बताओ इसको देख के आपको कुछ समझ में क्या आ रहा है मत बताओ, माइनस टाइम्स ऑफ क्या है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन जो आपका आया ये मेरा कहाँ से आया, तो यह मेरा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से। कहाँ से आया, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कहाँ से आया, ये आया मेरा फैराडे लॉ से। समझे? ये मेरा कहाँ से आया, फैराडे लॉ से आया। और ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको कैसे अपने रीड करेंगे, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यानी ये मेरा बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, तो ये होगा कि इन एनी क्लोज सर्किट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है? यही मेरा रिप्रेजेंट करता है कौन सा, ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशंस। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे जो हमने निगेटिव साइन लिया है, ये निगेटिव साइन कहाँ से आया,
तो ये आया मेरा फ्रॉम लेंज लॉ से। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी फ्लक्स इंड्यूस्ड करेगा वो क्या होगा बताओ, वो अपोज भी करेगा अपने आप को। तो इसलिए अपने लोग यहाँ पे एक निगेटिव साइन देते हैं। तो ये जो यहाँ पे निगेटिव साइन आया किस में, ये जो मैक्सवेल के तीसरा इक्वेशन में जो कि लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है, इस टोटल इक्वेशन को अपने लोग बोलते हैं कहाँ से आया है, फैराडे लॉ से आया और मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है। और इसमें जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन जो पार्टिकुलर आया ये कहाँ से आया, तो ये आता है मेरा कहाँ से बताओ, लेंज लॉ से। कहाँ से आता है, लेंज लॉ से। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन में जो निगेटिव साइन है वो मेरा कहाँ से आया, तो आप बता दोगे कहाँ से, वो लेंज लॉ से आता है, समझे। तो ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन था, समझे। तो मैंने बताया कि मैक्सवेल का टोटल 4 इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशन मैंने बता दिया। अब हमारा एक और लास्ट इक्वेशन है, डेट इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। आपको ऑर्डर जो है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम ऑर्डर में आप इसको माइंड में रखोगे, समझे। मतलब पहला इक्वेशन मतलब ये ई डॉट डी एस, दूसरा इक्वेशन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तीसरा इक्वेशन मतलब लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, समझे। इस सब इक्वेशंस का अपना अपना कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है और इसके सिग्निफिकेंस को भी आपको माइंड में रखना है, समझे। तो आप चलो ये 3 इक्वेशंस को आप नोट कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पे चौथा इक्वेशन बता रहा हूँ मैक्सवेल्स का, समझे। तो चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखो मैं आपको मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन बता रहा हूँ क्या होता है। देखो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है वो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है वो कैसे होता है, तो होता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक ना, यहाँ पे बी डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, ये मेरा है लाइन इंटीग्रल, समझे। लाइन इंटीग्रल मतलब मैं कोई भी एक लूप ले रहा हूँ और उसके लेंथ के क्रॉस मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, इसलिए इसको लाइन इंटीग्रल। और ये क्या होता है, बी डॉट डी एल जो होगा वो मेरा इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, तो होगा मेरा म्यू नॉट टाइम्स, क्या बताओ यहाँ पे, म्यू नॉट टाइम्स ये मेरा होगा यहाँ पे बताओ, ये मेरा होगा आई एनक्लोज, समझे। तो ये जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशंस है, ये फोर्थ इक्वेशंस आपका कहाँ से आया है, तो ये आया है आपका एम्पियर्स लॉ से, या एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, समझे। तो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन होता है वो मेरा क्या, इसमें देखो इस इक्वेशंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस भी होता है, और वो मॉडिफिकेशन किसने किया है, तो वो मॉडिफिकेशंस मैक्सवेल भाई साहब ने किया है। और इस मॉडिफिकेशन करने से हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है जो कि ओरिजिन होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, समझे। तो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशंस है वो ये मेरा इक्वेशंस है, और ये मेरा इक्वेशन जो है ये कंप्लीट इक्वेशंस नहीं है, यह इक्वेशन जो है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए मैक्सवेल ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन जो कंप्लीट फॉर्म में है उसको मैं लिखता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे इनकम्प्लीट है, समझे। जब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूँगा, जो कि अभी मेरा अगला टॉपिक है, तब मैं आपको बताऊँगा कि मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन जो कि एम्पियर्स लॉ से आया है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है या इनकंसिस्टेंसी को शो करता है, और उस इनकंसिस्टेंसी या इनकम्प्लीट को जो दूर किसने किया, तो वो मैक्सवेल ने किया। कैसे, बाय द गिविंग वन एक्स्ट्रा टर्म, और वह एक्स्ट्रा टर्म जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है, समझे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्या अभी क्या इसको मैंने गलत लिखा, क्या नहीं, ये सही लिखा है, बट ये नहीं, मैक्सवेल का ये जो फोर्थ इक्वेशंस है ये इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट कैसे होगा, तो कंप्लीट इक्वेशन अगर मैं लिखूँगा तो वो मेरा कुछ इस तरह से होता है। देखो जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो होता है हमारा म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट ले रहा हूँ बेसिकली, फ्री स्पेस की बात करते हैं इसलिए, वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, तो वो मेरा यहाँ पे होगा आई सी प्लस यहाँ पे आई डी, समझे। वेयर आईसी क्या है, तो आईसी है मेरा कंडक्शन करंट, और आईडी मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि अगला टॉपिक हमारा यही है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सवेल का ये मेरा कंप्लीट इक्वेशन है, कौन सा, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो ये जो मेरा आया है इक्वेशंस, ये जो मेरा पर्टिकुलर इक्वेशंस आया, इस इक्वेशंस को अपने लोग क्या बोलेंगे, तो इसको अपने लोग बोलेंगे, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे बताओ, एम्पियर मैक्सवेल
लॉ, इसको क्या बोलेंगे अपने लोग, इसको अपने लोग बोलेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। समझे, ये जो इक्वेशन है वो मेरा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्यों एम्पियर मैक्सवेल, क्योंकि एम्पियर्स के अकॉर्डिंग ये इनकम्प्लीट है। तो मैक्सवेल ने इस इक्वेशंस को कंप्लीट बनाने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, और इसके वजह से जो इक्वेशंस है वो कहलाता है मेरा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। समटाइम्स इसको अपने लोग ऐसे ही बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशंस को अपने दूसरे तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। समझे, इस इक्वेशंस को समझे, और यही मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशंस है। तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशंस और फोर्थ इक्वेशंस है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि हमारा यही चैप्टर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड होता है मैक्सवेल इक्वेशन से, और मैक्सवेल इक्वेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आइडिया आता है। समझे, और वो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस में से भी लास्ट का जो 2 इक्वेशंस है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ। यही इक्वेशन नंबर 3, मैक्सवेल का इक्वेशन नंबर 3 और 4 रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन का कॉन्सेप्ट देता है। समझे, तो हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और ये जो मेरा एम्पियर्स का जो ओरिजिनल जो लॉ था, जो कि आपका लाइन इंटीग्रल B.ds जो था डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, वो कैसे इनकम्प्लीट था। तो इस सभी को अभी अपने लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करूंगा और इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करूंगा। समझे, साथ में साथ मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताऊंगा, उसका डेरिवेशन भी आपको मैं बताऊंगा, और साथ में साथ अपने लोग इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो नीट के, जेईई मेंस के, सारे क्वेश्चन को अपने लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक ना। यही मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना। तो चलो इसको आई होप आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया किसने दिया, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आइडिया है वो किसने दिया, तो वो मैक्सवेल ने दिया। समझे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। समझे, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा करंट है, तो यह डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा टाइप का करंट है जिसको फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने अभी तक सुना होगा कि जो करंट होता है उसको फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है, डेट इज किसी भी कंडक्टर से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, यानी dq/dt जो होगा वही मेरा करंट होता है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए यह बात वैलिड नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर फ्लो कैसे करता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो करता है आपका, वो किसी भी फ्री स्पेस में या वैक्यूम में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंजेज करते हैं, तो वह चेंजेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स जो होता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट को फ्लो करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि यह कहीं भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज करते हैं। समझे, और इसका आइडिया किसने दिया था, तो ये मैक्सवेल ने दिया था। तो देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा इसको मैं जनरली क्या चीज़ से लिखूंगा, ID से लिखूंगा, ठीक है। ID जो मेरा होगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है। तो अच्छा रुको, मैं एक चीज़ और पहले आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख भी दे रहा हूँ तो सही रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूँ। It was given by मैक्सवेल। किसने दिया था ये, इसका आइडिया किसने दिया था, मैक्सवेल ने, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो मेरा ये जो आईडी जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो आईडी जो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, तो ये मेरा जनरली फंक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा आईडी है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये मेरा जनरली फंक्शन होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका, यही होगा, समझे, यानी डी बाई डी टी, क्या, यानी डी फाई बाई डी टी, यही मेरा आईडी होता है। किसका, ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन लोग बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से जो मेरा ये आईडी होगा, ये मेरा क्या इक्वल होगा, इसको मैं लिखूंगा तो ये मेरा होगा एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की जनरली बात करते हैं, ये मेरा डी फाई ई बाई डी टी होगा। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत काम का है, समझे। तो आईडी जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी होता है, समझे। यहाँ से अपने लोग फाई ई जो होगा वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लोग ऐसे भी लिखते हैं, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। तो ये मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है किसका, बताओ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का यही जनरल फार्मूला। अच्छा, आपको पता है कि जो मेरा फाई ई जो होता है वो मेरा क्या होता है, बताओ, वो होता है मेरा एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि जो मेरा यहाँ पे जो फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा फंक्शन होता है किसका, टाइम का फंक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मेरा फंक्शन ऑफ टाइम होता है, समझे। और इसीलिए अपने लोग डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे तो मेरा एक डिस्प्लेसमेंट करंट का एक दूसरा फार्मूला आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, बताओ, वो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया को मान लेता हूँ मैं कांस्टेंट है, तो ये मेरा हो जाएगा डी ई बाई डी टी हो जाएगा, समझे, ठीक है। यहाँ पे तो आईडी मेरा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, समझे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसका फंक्शन है, वो या तो वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, समझे। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसका फंक्शन है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन है। तो आप इसको भी कहीं पे लिख लेना, ठीक है ना। तो पहले चलो इसको नोट कर लो, ये फार्मूला जो दोनों है ये बहुत काम का है, समझे, ठीक ना। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो मेरा आईडी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो आईडी आया वो है एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। अच्छा देखो, तो यहाँ से एरिया को नीचे लाओ था, अगर एरिया को अगर नीचे लाओगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं हटा दिया हूँ। यहाँ पे एरिया को नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईडी जो हो जाएगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, बताओ, वो मेरा हो जाएगा आईडी बाई ए, एरिया को नीचे ए को यहाँ पे ला दिया तो क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी टी होगा। अब बताओ करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, तो होता है मेरा करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी, बट यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो ये आईडी बाई ए को क्या बोलेंगे, तो अपने लोग डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब आपको पता है करंट डेंसिटी को अपने लोग जे से लिखते हैं, तो क्या होगा ये, चूँकि डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया है तो इसको लोग अपने बोलेंगे करंट डेंसिटी के साथ साथ क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी जो हो जाएगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, तो होगा एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे आप फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेना, अगर अदर मीडियम दिया हुआ तो एप्सिलॉन सिर्फ यूज करना, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई, यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मेरा डी टी होगा। यही क्या होता है आपका, बताओ, यही होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये मेरा क्या है बताओ, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, समझे। और ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो आपको ये भी फार्मूला माइंड में रखना है, समझे। इस पे भी जेई मेंस में क्वेश्चन आया है 2021 में, समझे, इस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पे बेस्ड, समझे। तो आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको जल्दी से आप लोग क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लिए होगे, है ना। चलो इसमें एक और फार्मूला मैं बताता हूँ।
देखो जितने भी फार्मूला जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, इसको माइंड में रखना। उसके बाद अपने लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक कैपेसिटर का सिस्टम लेंगे, एक कैपेसिटर बनाएंगे और उसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा और उसमें मैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक आप इसको तो नोट कर लिए। अच्छा देखो एक बात आपको और पता होगा कि जो मेरा एक नया टर्म आप लोग जानते होंगे क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन से मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो ये JD है, इस JD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट को मैं अंदर ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एप्सिलॉन नॉट E इंटू DT ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले गया। अब आपको एक बात पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए कि जो मेरा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई जो होता है, इसको अपने लोग लिखते हैं कैपिटल D, और ये कैपिटल D मेरा क्या होता है, तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। समटाइम्स इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये D मेरा क्या है, तो D है मेरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अपने लोग प्रोडक्ट ऑफ क्या बताओ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इंटू ई क्या होता है, ये मेरा D होता है। तो जो मेरा JD जो आया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ D कैपिटल D बाई DT, समझे, ये भी फॉर्म आया, समझे। तो आपको ये भी माइंड में रखना है, आपको ये भी माइंड में रखना है, समझे। और जेई में मैंने बताया कि इस वाले पे क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट, इस फार्मूला को यूज करके, वो मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको बता दूंगा मैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो चलो आप इसको नोट कर लो और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक ना, आप नोट कर लिए होगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखो मैंने कितने सारे पॉइंट फार्मूला बता दिया। सबसे पहला फार्मूला ID जो हो जाएगा वो मेरा होगा क्या बताओ, एप्सिलॉन नॉट D फाई बाई DT, पहला तो ये फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो मैंने बताया आपको कि ID जो हो जाएगा वो मेरा एप्सिलॉन नॉट A D E बाई DT, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A D E बाई DT दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा तीसरा फॉर्म, इसको क्या, सब देखो है सब एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बट आप ये माइंड में रखोगे तो फायदा होगा आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तीसरा जो मेरा यहाँ पे क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो हो जाएगा, ID जो हो जाएगा, JID जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो वो मेरा यहाँ पे क्या होगा बताओ, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट D E बाई DT हो जाएगा, समझे। अच्छा चौथा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्म होगा जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होगा, जो कि मैंने लास्ट में अभी लिखा था वो, समझे। तो आपको ये चार के चारों फार्मूला क्या करना है, माइंड में रखना है, डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट करंट और दो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए। अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना चाहिए। क्या है कि सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, ID जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मेरा फंक्शन होता है, ये मेरा फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, तो ID जो होता है वो फंक्शन ऑफ किसका होता है बताओ, फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये क्या होता है बताओ, फंक्शन होता है। तो पहला पॉइंट इसको माइंड में रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होता है, पहला पॉइंट ये। अच्छा दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो मेरा ID जो हो जाएगा वो मेरा 0 हो जाएगा, कब, वेन मेरा क्या हो जाए बताओ, मेरा फाई E और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हो जाए वो मेरा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए,
कांस्टेंट हो जाए। देख लो, ऐसे भी आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो अब आप देखो ना कि फाई अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो आईडी मेरा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता था। कब, जब मेरा फाई या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आईडी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करेंट जो है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो वो टाइम वैरिंग हो, वो टाइम के साथ वैरी करना चाहिए। अगर वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए तो मेरा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को एग्जिस्ट करने के लिए हमें कैसा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टाइम वेरिंग फील्ड चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करने के लिए कैसा टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, टाइम वेरिंग चाहिए। अगर ये टाइम वेरिंग नहीं होगा, डेट इज कांस्टेंट होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरा जीरो हो जाएगा। समझे? तो आई होप आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आपको MCQ दे के 4 ऑप्शन फ्रेम कर सकता है और आपसे उसमें से पूछ लेगा कि सिलेक्ट करो कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। समझे? तो आई होप आपको ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझे? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन था, बेसिक आइडिया जो था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं एक कैपेसिटर का सेट लेने वाला हूँ और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है एक कैपेसिटर के केस में। ठीक है ना? तो चलो आप इसको नोट कर लो, ठीक ना, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो अपने लोग यहाँ पे अब जो बात करेंगे वो अपने लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के आइडिया के बारे में बात करेंगे कि चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का तो हमने फार्मूला देख लिया। अभी जो मैंने फार्मूला लिखा है इसको मैं डिराइव भी कर दूंगा कि वो फार्मूला आया कैसे। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको अपने लोग विजुअलाइज करने के लिए ना एक कैपेसिटर का सिस्टम बनाते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे एग्जिस्ट करता है। आपको पता भी होगा, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार अपने स्टाइल में। ठीक ना? तो चलो देखो यहाँ पे अभी जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा वो मेरा क्या होगा। देखो अगर हेडिंग लिखना है तो आप लिख लो यहाँ पे, वो मेरा क्या है यहाँ पे, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक ना? यही मतलब हेडिंग लिखना है तो आप हेडिंग लिख सकते हो। तो ये आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट देखो कैसे आया। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक कैपेसिटर लेने वाला हूँ और इस कैपेसिटर को मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं स्विच लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना? उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर दिया। ये मेरा यहाँ पे एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स बोले तो एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है। ठीक ना? तो अदरवाइज बोल सकते हो कि यहाँ पे एक AC वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मैंने एक टाइम वेरिंग यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। आपको दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि मैं टाइम वेरिंग क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं टाइम वेरिंग वर्ड क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्विच मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है? ये मेरा क्या है, स्विच है, इसको मैं S से लिख देता हूँ। ठीक है? अब देखो ये मेरा एक कैपेसिटर है, यहाँ पे ये क्या है, मेरा एक कैपेसिटर है, इसको मैंने टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। स्विच को मैंने ऑन किया तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे क्या करेगा बताओ, चार्ज को सप्लाई करेगा। क्या करेगा, चार्ज को सप्लाई करेगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और दूसरे टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं ऐसे बोलूँगा कि कैपेसिटर जो है वो करंट यहाँ पे मेरा सप्लाई करने देती है। तो यहाँ पे कैसे होगा बताओ, यहाँ पे जो मेरा होगा ये मेरा करंट यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर के इस टर्मिनल से मतलब बैटरी के इस टर्मिनल से यहाँ पे करंट जाएगा, कैपेसिटर से होते हुए फिर से करंट जो वापस हो जाएगा वो मेरा करंट इसमें आपस में चला आएगा। ठीक ना? अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे एम्पियर्स लॉ जो है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है और उस इनकम्प्लीट को जो मतलब या इनकन्सिस्टेंसी का जो शो करता है एम्पियर्स लॉ, उसको कैसे मैक्सवेल भाई साहब ने दूर किया, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखो क्या होगा कि जब इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे करंट जाने लगा।
अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर दो प्लेट से बनता है और उस दोनों प्लेट के बीच में या तो हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं या कभी कभी फ्री स्पेस रहता है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर का बीच का पार्ट जो है वो डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक मतलब एक तरह का इंसुलेटर होता है जो कि उससे करंट फ्लो नहीं करता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो बैटरी के इस टर्मिनल से तो करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे करंट गया और यहाँ पे करंट आ गया, बट बीच में तो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर डाइलेक्ट्रिक से कैसे करंट फ्लो किया? आप जानते हो ना कि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज चाहिए, बट यहाँ पे सर्किट क्लोज कहाँ हो रहा है? देखो यहाँ से करंट ऐसे गया, कैपेसिटर के एक प्लेट पे यहाँ पे टच किया, बीच का पार्ट तो खाली है, ये तो बिल्कुल खाली स्पेस है, तो फिर यहाँ पे करंट आया कैसे? यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हुआ कि ये करंट यहाँ पे आ रहा है, ये करंट यहाँ से तो गया, लेकिन यहाँ पे वापस कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके माइंड में डिसकंटिन्यूटी वाली चीज़ें आ रही होगी कि भाई यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूटी हो जानी चाहिए थी, एक तरफ से करंट गया, बीच में इंसुलेटर है, तो वहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो ये रिटर्निंग करंट नहीं आना चाहिए था। यहाँ से गया ठीक है, बट रिटर्निंग करंट नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा, और यहाँ पर जो आप ये समझ रहे हो कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर के दो टर्मिनल के बीच में भी करंट एग्जिस्ट करता है, और वही करंट मेरा जो होता है वह करंट मेरा कंटिन्यूटी को क्या करता है, शो करता है, और जिसके वजह से जितना करंट यहाँ पे जाता है वही करंट मेरा वापस आता है। तो यहाँ पर इंसुलेटर होने के बावजूद भी हमारा उस जगह से करंट फ्लो करता है, समझे? तो ये जो आइडिया है कि यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करेगा, यही आइडिया किसने दिया है? ए मैक्सवेल ने दिया है। कैसे दिया है अभी देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, आप जानते हो, आप क्या जानते हो? देखो यहाँ पे ध्यान से, आप जानते हो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से आप क्या जानते हो कि जो मेरा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो होगा वो मेरा क्या होगा बताओ? वो म्यू नॉट टाइम्स क्या होगा बताओ? आई एनक्लोज होगा ना? सही है ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, और भी देखो, मैं इस जगह पे एम्पियर्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर भी एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए बस आपको एक क्लोज लूप चाहिए, और उस लूप में देखना है कि कितना करंट इनक्लोज हो रहा है। तो ये जो मेरा यहाँ पे वायर है, तो ये वायर है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ इससे मेरा क्या हो रहा है बताओ? करंट जा रहा है आई, तो जहाँ पर करंट जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये किसने बोला? एम्पियर्स ने बोला। तो अब इस जगह पे मैं इसका नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ। मान लो ये मेरा क्या है बताओ? ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक ना? ये पॉइंट मेरा यहाँ पे बी है, और ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है क्या है बताओ? सी है, समझे? ये मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ये बी है, और ये मेरा सी है। मैं तीनों जगह पे एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करता हूँ। तो पॉइंट ए पे जब आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जब ए पे एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे अगर जब आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये तो मेरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मान लो कि रेडियस कितना, ये जो मैंने लूप बनाया है इसका रेडियस मान लो आर है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या होगा? अगर आप एम्पियर्स लॉ थोड़ा सा अप्लाई करोगे, तो चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, सी मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये मेरा म्यू नॉट आई एनक्लोज हो जाएगा, समझे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा, आई एनक्लोज, इस लूप में कितना करंट एनक्लोज हो रहा है? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आई करंट इनक्लोज हो रहा है, देखो ना, समझे? यहाँ पे क्या होगा? ये मेरा बी क्या होगा? तो बी मेरा क्या होगा? कांस्टेंट है, तो बी को मैंने बाहर कर दिया। डीएल मेरा क्या हो गया? लेंथ ऑफ दिस लूप, जो मैंने यहाँ पे लूप बनाया। तो यहाँ पे लूप जो मैंने बनाया वो एक सर्कुलर लूप बनाया जिसका रेडियस आर है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस का लेंथ, तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई आर। तो अब यहाँ से मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो मेरा कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कहाँ पे? ए मेरा आ गया किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ए पे आया। तो ए पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हाँ ए पे आया, कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, समझे? तो ए मेरा किसके अकॉर्डिंग आया? बाय द एम्पियर्स लॉ। अच्छा, आप यहाँ पे जो एम्पियर्स लॉ है वो पॉइंट बी पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, इस यहाँ पे मैंने एक लूप बना लिया, इसका रेडियस आर है, और इसमें करंट कितना इनक्लोज हो रहा है? देखो यही करंट मेरा आई, यहाँ पर भी करंट मेरा इनक्लोज हो रहा है, किसमें? इस लूप में भी, यहाँ पर इस लूप में भी। तो यहाँ पर भी अगर एम्पियर्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? सेम वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यानी
मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ए पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और पॉइंट बी पर भी एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एट पॉइंट सी पे आ जाओ। कहाँ पे? यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करो। तो क्या करेंगे आप लोग? जस्ट वेक्टर का फॉर्म ले लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई एनक्लोज। समझे? अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट सी पे यानी मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस जगह पे। समझे? इस जगह पे, और इसका रेडियस आर है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो मेरा म्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ तो ये जो मेरा लूप जो मैंने कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच बनाया है, यहाँ पे कोई करंट आपको दिख रहा है क्या? कोई करंट दिख रहा है उस लूप में एनक्लोज होते हुए? अभी आप भूल जाओगे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। आप जानते ही नहीं हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की कोई चीज़ है। तो एम्पियर्स के अकॉर्डिंग दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में करंट नहीं है एज पर एम्पियर्स। तो क्या होगा यहाँ पे? आई एनक्लोज क्या होगा? 0। यानी ये मेरा क्या होगा? राइट साइड जो इस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्ट आ गया वो मेरा 0 आ गया। यानी यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि b इंटू 2πr जो हो जाएगा वो मेरा 0, यानी b हमारा क्या आ गया? 0। यानी एम्पियर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंट नहीं है, तो करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये एम्पियर्स का स्टेटमेंट है, जो कि अपने आप में 100% करेक्ट नहीं है या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। समझे? कि जहाँ पे करंट नहीं होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये एम्पियर्स के अकॉर्डिंग है कि करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको ये जो टोटल सेटअप था, ये एम्पियर्स के अकॉर्डिंग ऐसा स्टेटमेंट आ रहा था कि चलो यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पर भी करंट, मतलब यहाँ पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पर भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा एज पर एम्पियर्स। अब देखो इसको क्या हुआ, ये पूरे सेटअप को मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चलो ठीक है, इसको अपने लोग वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो एज पर एम्पियर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जब इसको क्या हुआ, अब इसी सेटअप को मैक्सवेल ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको क्या मिला। अब देखो ध्यान से देखो, अब यही कैसे इनकन्सिस्टेंसी को शो करेगा, अब आपको पता चल जाएगा कि जब मैक्सवेल ने इसको देखा एक्सपेरिमेंट करके, तो जो एम्पियर्स का जो कंक्लूजन था कि जहाँ पे करंट नहीं होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये फॉल्स साबित हो गया। कैसे? कि उन्होंने जब एक मैग्नेटिक कंपास से जब उन्होंने क्या किया, इस कनेक्टिंग वायर के पास नीडल रखा, तो उसमें कंपास में क्या हो रहा था, वो वाइब्रेशन हो रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा था। उसी तरह बी पर भी उन्होंने चेक किया, किसने? मैक्सवेल ने। तो जो कंपास था वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सी पॉइंट जो कि दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, जो मेरा मैग्नेटिक कंपास था वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा था, यानी उसमें वाइब्रेशन हो रहे थे। यानी एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बट एज पर थ्योरेटिकली एम्पियर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैक्सवेल ने जो था उन्होंने बोला कि देखिए, आपका जो एम्पियर्स लॉ जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि जहाँ पर करंट होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यह जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। और वो मॉडिफाइड करके उन्होंने क्या बताया मैक्सवेल ने, कि यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट बता रहे हो कि जहाँ पे करंट होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सही नहीं है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक करंट के वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका कॉज कुछ और है। और ये जो कॉज है वो कॉज है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम्पियर्स का जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और मैक्सवेल ने बोल दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो करंट के वजह से ही एग्जिस्ट करे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कराना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज करना पड़ेगा, और वह चेंजेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कॉज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और यही बात हो रहा है कहाँ पे,
कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, और उसी के वजह से एक करंट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और वही करंट जो है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कहानी था, वो आइडिया था, वो ऐसे आया था, समझे। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं अपने लोग, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर अपने लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ पे ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और ये मेरा यहाँ पे स्विच है, ठीक है। इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। ये मेरा एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स के वजह से यहाँ पे करेंट गया, ठीक ना। और यही करंट अपने लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलप कर दिया, चार्ज डेवलप कर दिया। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज, समझे। तो क्या हुआ कि टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज डेवलप कर दिया QT, कैसा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा, माइनस QT। तो एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स एक टाइम वेरिंग चार्ज को डेवलप कर दिया, किस पे, कैपेसिटर के प्लेट पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज। और कैसा चार्ज, टाइम वेरिंग चार्ज। मैं बार बार टाइम वेरिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टाइम वेरिंग नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात ही नहीं करेंगे, समझे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा जब वो टाइम वेरिंग होगा। कैसे होगा, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स टाइम वेरिंग चार्ज को डेवलप कर दिया कैपेसिटर के प्लेट पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया, यही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो होगा वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। कहाँ पे, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो गया। कहाँ पे, कैपेसिटर के प्लेट के बीच। तो अब यही जो चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये मेरा क्या होगा बताओ, ये मेरा चेंजेज होगा। कैसे, एक बार इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक बार इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज हो रहा है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज होने लगेगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज होने के वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट करता है, समझे। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ, जस्ट देखो। जो मेरा VT होगा, VT के वजह से मेरा आएगा QT, चार्ज QT के वजह से जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ET बोले तो टाइम वेरिंग। और यही ET के वजह से मेरा जो करंट आएगा वो आएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। यही होता है, VT के वजह से आएगा QT के वजह से आएगा ET, और ET के वजह से आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ गए। तो बेसिकली कैपेसिटर के केस में होता क्या है, अगर मैं थोड़ा और अंदर में जाके बात करूं, तो कैपेसिटर के केस में दो तरह के करंट एग्जिस्ट करते हैं। एक कंडक्शन करंट, जो कि कैपेसिटर के टर्मिनल जो कनेक्ट होते हैं, जो कनेक्टिंग वायर से, तो वायर में जो करंट फ्लो करता है उस करंट को अपने लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। और ये जो करंट होता है, ये जो फ्लो होता है, ये आपका वायर से होता है, समझे। तो क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर के जो आउटर टर्मिनल पे जो करंट है वो मेरा IC है, कंडक्शन करंट। यहाँ पे जो करंट आया वो मेरा IC, कंडक्शन करंट। तो कैपेसिटर के बीच में कौन सा करंट फ्लो किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह चेंज होने के वजह से हो रहा है, या अदरवाइज उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने के वजह से जो करंट आया वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, समझे। तो क्या बोलेंगे कि फॉर कैपेसिटर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि फॉर कैपेसिटर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फॉर कैपेसिटर क्या होता है बताओ आपका,
आउटर टर्मिनल पे, आउटर टर्मिनल पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, तो ये मेरा होगा आईसी। आईसी बोले तो कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, समझे। और इनर टर्मिनल मतलब उसके दोनों प्लेट के बीच या इनसाइड ऑफ कैपेसिटर, तो क्या बोलेंगे, आउटर टर्मिनल तो ये हो गया, और इनसाइड क्या होगा, कैपेसिटर के इनसाइड में कौन सा करंट फ्लो करेगा, तो ये मेरा हो जाएगा आईडी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पे कंडक्शन करंट और बीच में यहाँ पे इस जगह पे कौन सा करंट, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या होता है कि कैपेसिटर के केस में जो डिसकंटिन्यूटी जो आपको स्टार्टिंग में लग रहा था कि कैसे भाई वहाँ पे, क्योंकि दो प्लेट के बीच तो इंसुलेटर होते हैं, तो उस इंसुलेटर के बीच में जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इस टर्मिनल के कंडक्शन करंट और इस टर्मिनल के कंडक्शन करंट दोनों को कनेक्ट करता है, समझे। तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, आउटर टर्मिनल पे कंडक्शन करंट और उसके इनसाइड में जो प्लेट है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। और आइडियली कैपेसिटर के लिए क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी माइंड में रखना, कैपेसिटर के लिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर कैपेसिटर, समझे। क्या होगा, कंडक्शन करंट जो इक्वल होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, समझे। तो आउटर टर्मिनल पे कंडक्शन करंट, अंदर वाला प्लेट के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट, और दोनों करंट आइडियली क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आइडिया मिल गया होगा, ठीक ना। अच्छा चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन था, जो कि इनकंसिस्टेंसी, जो कि एम्पियर्स लॉ के इनकंसिस्टेंसी को शो कर रहा था, उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाह रहा हूँ। देखो कैसे, देखो जो मेरा एम्पियर्स का जो लॉ था, जो कि बी डॉट डी एल वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मेरा जो होगा, जो कि क्या था बताओ, म्यू टाइम्स क्या था बताओ, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे था, बताओ क्या, यहाँ पे आई एनक्लोज, यही था ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता, म्यू इंटू आई सी लिखता, सिर्फ म्यू नॉट टाइम्स आई सी, ये मेरा देखो बी डॉट डी एल वेक्टर, अगर म्यू टाइम्स आई सी सिर्फ कंडक्शन करंट लिखूंगा तो ये मेरा मैक्सवेल का इक्वेशन जो हो जाएगा वो मेरा कैसा शो करेगा, इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि कंडक्शन करंट तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडक्शन करंट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर की जरूरत होनी चाहिए, समझे। तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन जो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी लिखेंगे, ये मेरा क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, समझे, इनकम्प्लीट है। तो अब ये कंप्लीट कैसे होगा, तो इसको अगर कंप्लीट बनाना है तो यही इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आपको इसमें क्या करना होगा बताओ, ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी, समझे, यही मैक्स। अब देखो ये ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो एम्पियर्स का था, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा टर्म आईडी दे दिया, लगा दिया। अब ये जो मेरा इक्वेशंस बन गया, ये इक्वेशन किसका बन गया, ये मेरा बन गया मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, समझो। और यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। तो अब ये जो इक्वेशंस बनेगा ये आपका इनकम्प्लीट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी को शो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो देखो कैसे नहीं शो करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाहरी टर्मिनल पे क्या होगा, आईसी एग्जिस्ट करेगा, आईडी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को फ्लो होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में देखो दोनों इसको थोड़ा ना मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा फिर से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक ना। अब देखो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पे कौन सा करंट होगा, तो यहाँ पे आईडी होगा, आईडी होगा, बट आईसी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो यहाँ पे आईसी जीरो होगा। अच्छा,
कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे देखो तो यहाँ पे आईसी होगा, यस, बट आईडी होगा क्या? नहीं, आईडी यहाँ पे 0 होगा। तो अब आप देखो तो जब आपने बैटरी सोर्स से स्टार्ट किया तो आपको क्या हो रहा है, एक बार आईसी मिल रहा है, आईडी 0, यहाँ पे आईडी मिल रहा है, आईसी 0, यहाँ पे आईसी मिल रहा है, आईडी 0, यानी एक बार में एक ही टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, दोनों 0 नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो तो ये जो मेरा ये जो मॉडिफाइड जो एम्पियर्स लॉ आया इक्वेशन जो है, इसको जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो देखो एक बार में यहाँ पे क्या होगा, आईडी 0 होगा इस पॉइंट पे, तो म्यू नॉट इंटू आई सी होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट किया तो यस वैलिड है। यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब मैं इसको अप्लाई करूँगा इस इक्वेशंस को, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा यहाँ पे, आईसी मेरा 0 हो जाएगा, तो आईसी वाला पार्ट 0 होगा, म्यू नॉट इंटू आई डी। देखो तो यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, नॉन जीरो आया। यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो फिर से देखो आईसी मेरा एग्जिस्ट करेगा, आईडी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी देखो मेरा क्या हो रहा है बताओ, ये इक्वेशंस मेरा हर एक केस में ये इक्वेशंस का राइट पार्ट जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट मेरा नॉन जीरो हो रहा है। तो यही इक्वेशन जो है वो मेरा क्या है बताओ, कंप्लीट इक्वेशन है। समझ गए, यही इक्वेशन जो है मेरा वो कंप्लीट इक्वेशन है। और इसका मॉडिफिकेशन किसने किया, तो यही एम्पियर्स ने किया। आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे आईडी जो है मेरा वो मेरा